वो नौजवान अचानक ही फराज की कार के सामने आ गया था। फराज ने उसे बचाने की हत्तल मकदूर कोशिश की थी, लेकिन उसके बरवक्त ब्रेक लगाने के बावजूद वो उसकी कार की जद में आ गया था और कार की टक्कर से उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। वो जिंदा था या नहीं, फराज को उसका अंदाजा नहीं था। वो तो साकित तो जामिद हो गया था। कई लम्हे उसी हालत में गुजर गए। फिर उसके हवास बहाल हुए तो वो जल्दी से कार से निकलकर इधर उधर देखने लगा। रात का 1 बजने वाला था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सड़क पर वीरानी ने डेरा जमाया हुआ था। दूर दूर तक कोई जी रूह दिखाई न दे रहा था। अलबत्ता कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। एक बार फजा में एम्बुलेंस की आवाज भी गूंज कर मादूम हो गई थी। फराज चंद लम्हे कुर्बो जवार का जायजा लेता रहा कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो डिगमगाते कदमों से चलता हुआ उस नौजवान की तरफ बढ़ा। यूं लग रहा था जैसे फराज ने नशा किया हुआ हो। दरहकीकत वो नशे की हालत में ही था। थोड़ी देर पहले ही वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो कल 4 दोस्त थे और हर वीकेंड पर अपने दोस्त असलम की कोठी पर जमा होते और खूब दावत उड़ाते थे। आज उनका दोस्त अखलाक आते हुए मशरूब खास भी ले आया था। वो जब कभी बोतल लाता तो वो चारों मिलकर उससे मुस्तफीद होते थे, और जब वो नशे में धत हो जाते तो बहकी बहकी बातें करते और तुरंग में आकर झूमते भी थे। लेकिन आज न जाने क्यों फराज पीना नहीं चाहता था। उसमें अखलाक को मना भी किया कि उसके लिए पेग न बनाए, लेकिन उसके दोस्तों ने एक न सुनी और उसे जबरदस्ती शराब पिला दी थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो उसके जेरे असर आ गया। चारों ने मिलकर खूब हिल्ला गल्ला किया। अव्वल फूल बुकते रहे और बिलाखिर सूफों पर गिरकर बेसद हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फराज का सेलफोन बज उठा। उसकी माँ बेगम अमीरुद्दीन फोन कर रही थीं। फराज ने जेब से फोन निकालकर देखा जरूर, लेकिन रिसीव नहीं किया। बिलाखिर फोन बंद हो गया, लेकिन चंद लम्हों के बाद फोन की घंटी फिर बज उठी, मगर इस बार भी थक हार कर खुद ही बंद हो गई। फराज चंद लम्हे पड़ा रहा, फिर यकदम घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने सब पर नजर डाली। असलम और अखलाक नशे में धत सो रहे थे। अलबत्ता सईद कदरे होश में था। मैं जा रहा हूं, फराज ने आलमे मदहोशी में कहा। रुक जाओ फराज, सुबह चले जाना, सईद ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। इस हालत में ड्राइविंग करना खतरनाक है। मुझे जाना होगा यार, फराज बोला। अम्मी जान बार बार फोन कर रही हैं, वो मेरे लिए फिक्रमंद होंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूं। सईद भी नशे में चूर था। मैं कहता हूं ना जाओ, लेकिन फराज ने परवाह नहीं की थी। उसने सईद की बात अनसुनी की और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया था। नशे में होने की वजह से उससे कार संभाली नहीं जा रही थी। उस वक्त रात के सिवा 12 बज रहे थे। दौरान ड्राइविंग वो अपने आप से बेतुकी बातें करता रहा था। वो 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोनते रोनते रह गया, लेकिन पैदल चलने वाले नौजवान को ना बचा सका था। वो अचानक ही तो उसकी कार के सामने आया था। जिस जगह नौजवान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, उसके करीब ही बजरी और ईंटों के ढेर मौजूद थे। करीबी खंबे पर लगे मरकरी बल्ब की मध्यम रोशनी ईंटों पर पड़ रही थी। फुटपाथ से कदरे फासले पर एक प्लाजा जेरे तामीर था। नौजवान टक्कर लगने के बायस ईंटों पर गिरा था। वो खून में लथपथ था और उसकी आंखें बंद थीं। यूं लग रहा था जैसे उसमें जिंदगी की रमक न हो। अपने हुलिये से वो मजदूर ही दिखाई देता था। फराज ने डरते कांपते उसकी गर्दन पर हाथ रखा। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। उसका नशा फौरन ही हिरन हो गया, क्योंकि वो नौजवान मर चुका था। अब उस पर खौफ तारी हो चुका था। उसने सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई वहां मौजूद नहीं था, तो वो जल्दी से उठा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इसके कदमों में अब लड़खड़ाहट भी नहीं थी, लेकिन उस पर कपकपी जरूर तारी थी। उसने जाए वकू से निकलने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया था। वो तो एक अच्छा इंसान था। उसने जिंदगी में कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जब से अखलाक उनके ग्रुप का हिस्सा बना था, तब से उसे ये लत लग गई थी। वो जानता था कि उम्मुल खबाइस पीने से इंसान होशो खिरत से बेगाना हो जाता है।
यही वजह थी कि वो होश व हवास में न होने की वजह से एक नौजवान की जान ले चुका था। वो बड़ी मुश्किल और अजलत में ड्राइविंग करता हुआ रवाना हुआ। इस दौरान बेगम अमीरुद्दीन के कई फ़ोन आए, लेकिन फराज पर इस कदर घबराहट तारी थी कि उसे फ़ोन की आवाज़ तक सुनाई न दी। खुशबख्ती से वो खैर व आफियत से घर पहुंचा। बेगम अमीरुद्दीन उसी के इंतज़ार में जाग रही थीं। फराज जब तक घर आ नहीं जाता था, वो सोने के लिए अपने कमरे में नहीं जाती थीं। उन्होंने जब फराज कोनशे की हालत में देखा तो उनके चेहरे पर अफसोस के थर आए। उन्हें इसका शराब पीना कतन पसंद नहीं था। वो कई बार अपनी नागवारी का इजहार कर चुकी थीं और वो हर बार ये कहकर टाल देता कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। अम्मी जान, आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। फराज ये कहकर ऊपर मंजिल पर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो अम्मी ने उसे आवाज़ दी, रुको फराज। और उसके कदम वहीं जुम गए, मगर उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए सीढ़ियों की गर्ल का सहारा ले लिया था। वो चलती हुई उसके करीब आए। बेटा, तुमने आज फिर पी है? उनके लहजे में हैरत थी। जी अम्मी, फराज ने साफ गोई से कहा। वो शुरू से ही साफ गो था। मुबालगा आराई, झूठ, फरेब, अगर मगर उसकी सरिश्त में नहीं थे। फराज, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो। और फिर नशे की हालत में ड्राइविंग करना तो बहुत खतरनाक बात है। इस हालत में एक्सीडेंट भी हो सकता है। अम्मी, मैं नहीं पीना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। बेगम अमीरुद्दीन ने उसका जुमला मुकम्मल किया। जी अम्मी, उसने शराबियों वाले अंदाज में इकरार किया और कहते कहते वो यकदम रुक गया। अगर वो उनको बता देता कि उसने इस हालत में एक नौजवान की जान ले ली है तो उनकी क्या हालत होगी। यही वजह थी कि उसने दानिस्ता मुंह बंद कर लिया था। और क्या? बेगम अमीरुद्दीन ने उसे बगौर देखा। कुछ नहीं, वो हिकलाया। अच्छा, मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब की बार वो रुका नहीं, लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अपने कमरे में जाते ही जूते उतारे बगैर ही बेड पर ऊंधे मुंह गिरा और फिर उसे कुछ होश न रहा। नशा उस पर हावी हो चुका था। बेगम अमीरुद्दीन उसके पीछे पीछे कमरे में आई थीं और उन्होंने कफ़े अफसोस मिलते हुए न सिर्फ उसके पैरों से जूते उतारे थे, बल्कि उस पर कंबल भी डाल दिया था। सुबह जब फराज बीदार हुआ तो मारे दर्द के उसका सर बेहद दुख रहा था। उसे कसलमंदी भी महसूस हो रही थी। रात को वो जिस पोजीशन में बेड पर सोया था, अभी तक इसी पोजीशन में था। वो चंद लम्हे यूं ही पड़ा रहा, फिर उठकर वॉशरूम में घुस गया। रात वाला हादसा उसके दिमाग से फिल वक्त महव हो चुका था। फ्रेश होकर वो नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। टेबल पर सिर्फ उसकी अम्मी मौजूद थीं, जबकि छोटी बहन निघत शायद यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। अम्मी बगौर उसे देख रही थीं। सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठते ही उसने टेबल पर पड़ा अखबार उठाया और सामने रखकर शह सुर्खियों पर सरसरी नजरें दौड़ाने लगा। नशा उतर गया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासिरात उभर आए। अम्मी, वो दोस्तों की शरारत थी। वो नजरें अखबार पर गाड़े बोला, आप तो जानती हैं, दोस्तों में ये सब चलता रहता है। अगर दोस्त जिना के मुर्तकिब हों तो क्या तुम भी ये गुनाह करने पर आमादा हो जाओगे? बेगम अमीरुद्दीन ने कहा तो फराज धक से रह गया। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, इंसान जब शराब पीता है तो इंसान से दरिंदा बन जाता है, बेगम अमीरुद्दीन सराहत से बोली। इसकी सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं। अब यही देख लो, रात तुम नशे की हालत में ड्राइविंग करके आए। अगर खुदा नखा सतह तुमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? एक्सीडेंट के जिक्र पर फराज को अपने अंदर जैसे छिन से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एक लख्त उसकी आंखों के सामने खून में लथपथ मजदूर का चेहरा घूम गया। एक्सीडेंट, वो ज़ेरे लब बड़बड़ा कर रह गया। आज अखबार में एक खबर भी छपी है। गुज़श्ता रात एक कार वाले ने एक मजदूर को कुचल दिया। वो मौके पर ही जा बहक हो गया, उन्होंने बताया, और फराज को एक जोरदार झटका लगा। गैर इरादी तौर पर उसने अखबार पर तेजी से नजरें घुमाना शुरू कर दी।
बेगम अमीरुद्दीन बगौर उसे देख रही थीं। फ्रंट पेज की 6 सुर्खियों पर नजरें दौड़ाने के बाद उसने बैक पेज खोला। दफ्फतन उसकी नजरें एक खबर पर जम सी गईं। वो 2 कालमी खबर एक हादसे के हवाले से थीं। कार की टक्कर लगने से मजदूर जाँ बहक, कार सवार फरार। खबर के मुताबिक मजदूर यासिर मुईन एक तामीराती प्लाजा में मजदूरी करता था। वो मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है और मजदूरी की गर्ज से मुल्तान में ठहरा हुआ था। रात को वो किसी काम से प्लाजा से बाहर निकला था। ऐनी शाहिद के मुताबिक, जो यासिर के साथ मजदूरी करता था, यासिर सिगरेट पीने की गर्ज से बाहर निकला था जब उसे किसी कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ सुनाई दी थी। कार के मालिक ने अपनी कार से उतरकर मजदूर को देखा और फिर वहां से फरार हो गया। अंधेरे के बायस वो कार के मालिक की शक्ल देख सका था और ना ही कार का नंबर नोट कर सका था। अलावा अज़ीं, यासिर घर का वाहिद कफील था। उसकी एक छोटी बहन है, बाप फौत हो चुका था और मां नाबीना है। पुलिस कार सवार की तलाश में है। तफसील पढ़कर फराज की आंखों के सामने रात वाले एक्सीडेंट का मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो हकदक्सा बिल्कुल साकित बैठा था। ताहम वो इस बात पर मुतमईन था कि ऐनी शाहिद उसे न देख सका था और ना उसकी कार का नंबर नोट कर सका था, लेकिन उसकी वजह से किसी गरीब की जान चली गई थी। उसके मुतगय्यर होता चेहरा देखकर बेगम अमीरुद्दीन बोली, फराज, किन सोचों में गुम हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। लेकिन उसका ध्यान माँ की तरफ कहाँ था? उसके दिमाग में तो हलचल मुच्ची हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार खून में लथपथ मजदूर का चेहरा घूम रहा था। वो मंजर किसी भी तरह बुलाने के लायक नहीं था। जब बेगम अमीरुद्दीन ने उसका हाथ पकड़कर झुंझोड़ा तो वो होशो हवास की दुनिया में आया। जी अम्मी जान, आपने कुछ कहा? नाश्ता नहीं करना? वो मुताज्जिब होकर बोली, पड़े पड़े ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, करता हूँ, वो बमुश्किल बोला। उसने अखबार तह करके मेज पर रखा और नाश्ता करने में मशगूल हो गया। गो खबर पढ़कर उसकी भूख खत्म हो गई थी, लेकिन वो माँ को परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए नाश्ता जहर मार करने लगा। नाश्ता से फारिग होकर उसने उठकर माँ की पेशानी पर बोसा दिया, जो उसकी आदत थी, और फिर दफ्तर रवाना हो गया। फराज की उम्र 28 साल थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था, जो उसे अपने वालिद अमीरुद्दीन से विरसे में मिली थी। उसने अपने वालिद की जिंदगी में ही कंपनी ज्वाइन कर ली। वो 2 बहनों का उकलौता भाई था। बड़ी बहन फरहत शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। इसका घर शहर के पोश इलाके में था। इसके शौहर का भी अपना कारोबार था। निघत उससे छोटी थी और बीएससी कर रही थी। ऑफिस जाते हुए फराज ने दानिस्ता इसी सड़क का इंतखाब किया था, जहां गुज़श्ता रात उसने नशे की हालत में एक मजदूर को कुचलकर मौत की वादी में पहुंचाया था। प्लाजा के सामने से गुजरते हुए उसने दानिस्ता कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। उसने देखा वहां लोगों के अलावा पुलिस भी मौजूद थी। जिस जगह आंटों पर मजदूर गिरकर जाँ बहक हुआ था, उसके गिर्द पुलिस ने रिसे से हिसार कायम कर दिया था। पुलिस को देखकर फराज का दिल उछल कर हलक में आ गया और कई ख्यालात उसके दिमाग में किस्मस आ गए कि अगर पुलिस मजदूर के कातिल को तलाश करती करती उस तक पहुंच गई तो उसके सारे करतूत खुलकर सामने आ जाएंगे। उसके अजीज़ो अकारिब और कंपनी के मुलाजिमों को पता चल जाएगा कि वो शराब भी पीता है। उसके आगे फराज की सोचों के आगे बंद बंद गया। फिर उसने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और कार आगे बढ़ा दी। ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वो एहसास शर्मिंदगी में घिरा हुआ था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने मजदूर का चेहरा आ जाता था। उसके घर में तो सफ़े मातम बिछ चुकी होगी, गमो सोग की कैफियत होगी। उसे अपने दोस्तों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। न वो जबरदस्ती उसे शराब पिलाते और ना ही उससे एक्सीडेंट होता। हालांकि वो बहुत मोहतात होकर ड्राइविंग करता था। वो इन्हीं सोचों में गलता था कि सईद आ गया। उसने बताया कि वो उसके ऑफिस के सामने से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाए। फराज ने उसके लिए चाय मंगवाई और उसका हाल अहवाल पूछने लगा। मैं तो ठीक हूं, मगर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देख रहा हूं। सईद चाय का सुप लेते हुए बोला, क्या कुछ हुआ है? नहीं तो, फराज हुक्लाया। कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं नहीं मानता। सईद ने कंधे उचकाए, फिर जताते लहजे में, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं।
जो बात है तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। तुम जानते हो कि मैं न सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं बल्कि राज़दां भी हूं। जानता हूं, फराज ने तायीद की। बस तो फिर जल्दी से बताओ, क्या मसला है? सईद ने मेज पर कहनियां टकाते हुए कहा। फराज कश्मकश में मुब्तला था। उसके दिमाग में झकड़ चल रहे थे। वो गो मगू की कैफियत में था कि क्या वो हादसे के बारे में सईद को बताए या नहीं। ये सच था कि अखलाक और असलम की निस्बत सईद उसका न सिर्फ गहरा दोस्त बल्कि राज़दां भी था। उसने कभी उसका कोई राज अफशा नहीं किया था। यही उसकी बहुत अच्छी खूबी थी। क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है? जब काफी देर के बाद भी फराज ने जवाब न दिया तो सईद ने अपनी दाएं आंख दबाते हुए कहा, नहीं यार। फराज झुंझलाया, तुम जानते हो मैं लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ता। तो फिर क्या किसी को कत्ल कर बैठे हो? कत्ल। फराज के दिल की धड़कन बढ़ गई और चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। यार, अगर तुमसे किसी का कत्ल हो गया है तो भी बता दो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सईद ने कहा। इससे पहले कि फराज कोई बात करता, दफातन दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने चूक कर दरवाजे की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और फराज की सेक्रेटरी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। वो चाय लेकर आई थी। उसने एक एक कप उन दोनों के सामने रखा, फिर फराज से मुखातिब हुई। सर, और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, फराज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तो वो वापस मुड़ गई। बहुत मजाक हो गया, अब बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? सईद ने संजीदा लहजे में कहा। लम्हाती तवक्कुफ के बाद फराज ने कहा, यार, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? सईद ने कुप उठाते हुए इस्तफसार किया, फिर चाय की चुस्की ली और कुप दोबारा मेज पर रखते हुए बोला, क्या किसी लड़की को छेड़ दिया है? फराज खफगी से बोला, यार, तुम संजीदा हो जाओ, मेरी जान पर बनी है और तुम मजाक करने पर तले हुए हो। अच्छा सॉरी, बोलो। फराज एक बार फिर कश्मकश में मुब्तला हो गया। बोलने से पहले उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर ना जाने उसके दिल में क्या आई कि उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। शायद वो देखना चाहता था कि दरवाजे के पास कोई खड़ा तो नहीं है जो उनकी बातें सुन ले। वहां कोई नहीं था। सेक्रेटरी अपनी कुर्सी पर बराजमान थी। उसके सामने मेज पर एलसीडी पड़ी थी और दाएं तरफ एक टोकरी जिसमें चंद फाइलें थीं। उसके अकब में दीवार के साथ लोहे की एक बड़ी सी अलमारी थी। फराज दरवाजा बंद करके अपनी सेट पर बैठकर सईद की तरफ देखने लगा, जो हैरत भरी नजरों से ये सारी ड्रामाई सूरत हाल देख रहा था। अब तो वो भी परेशान होकर सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर माजरा क्या है, फराज इतना पुरअसरार क्यों हो रहा है। मुझे लगता है मामला गंभीर ही है, सईद ने कहा और चाय की चुस्की ली। हाँ, बहुत ज्यादा, फराज ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए कहा। क्या तुमने आज हादसे की कोई खबर पढ़ी है? खबर? सईद ने ज़ेरे लब दोहराया कहा। हादसात के हवाले से तो रोज़ाना ही खबरें छपती हैं, और आज भी थीं। कोई ऐसी खबर पढ़ी कि कार की टक्कर से एक मजदूर जाँ बहक हो गया, फराज बोला। उसकी आंखों के सामने दो कालमी खबर की शय सुर्खी घूम गई थी। मजदूर जाँ बहक, फराज सोचने लगा, फिर जैसे उसे याद आ गया तो बोला, हाँ, आज मैंने एक खबर पढ़ी है। नामालूम शख्स की कार की टक्कर से एक मजदूर जाँ बहक हो गया है। मजदूर 30 साल का था, मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। उसकी 2 बहनें हैं और एक बूढ़ी माँ है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यार, दरअसल वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, फराज ने हिम्मत करके बलाखिर कह ही दिया। क्या? सईद बेख्तियार चीख पड़ा और उसके हाथ में पकड़े कप से चाय छिलककर मेज पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में बेयकीनी और हैरत के तासुरात थे। वो फराज को यूं देखने लगा जैसे उसके सामने इंसान नहीं भूत बैठा हो। ये तुम क्या कह रहे हो फराज? बदकिस्मती से ये सच है, वो एतराफी लहजे में बोला। ओह, सईद की परेशानी में इजाफा हुआ। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। ना तुम सब जबरदस्ती मुझे शराब पिलाते, हालांकि मैंने तुम सबको रोका भी था। अगर, वो अफसोस भरे लहजे में बोला।
یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تمہیں زبردستی شراب پلائی تھی، لیکن میں نے تمہیں گھر جانے سے روکا تھا کہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا نقصان دہ ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور چلے گئے، سعید نے کہا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا تھا، جبکہ فراز نے چائے کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فراز نے کہا۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اگر وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سعید نے کندھے اچکائے۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، تم نے جان بوجھ کر مزدور کو کار کی ٹکر نہیں ماری تھی، یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ کیا تم نے آنٹی کو بتایا؟ اس کا اشارہ فراز کی امی کی طرف تھا۔ نہیں، فراز نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں تھی، وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی۔ سعید نے ہمکاری بھری اور کپ اٹھا کر باقی ماندہ چائے ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں انڈیل دی۔ البتہ فراز کی چائے اب ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ رنگت بھی بدل رہی تھی۔ سعید نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، میں اس حادثے کے متعلق کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو؟ فراز نے پوچھا۔ کیا؟ سعید مستفسر ہوا۔ آج جب میں آفس آ رہا تھا تو میں نے پلازا کے باہر پولیس کو دیکھا تھا، شاید وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی، فراز نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں اگر کسی عمارت یا کھمبے پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوا تو یقیناً اس حادثے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہوگی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ تم کسی طرح یہ معلوم کر سکتے ہو کہ کیا جائے حادثہ پر کوئی کیمرہ تھا یا نہیں؟ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، سعید نے تائیدی لہجے میں کہا۔ تم مجھے اس پلازا کا ایڈریس بتاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ فراز نے اسے جائے حادثہ کا نام اور زیر تعمیر پلازا کے بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی فراز نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی بے چینی کسی طرح بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور سیکرٹری کو فون کر کے کپ لے جانے کا کہا۔ سعید کی واپسی 1.5 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فراز نے چھوٹتے ہی اس سے استفسار کیا۔ جائے حادثہ کے پاس ایک کھمبے پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، سعید نے گمبھیر لہجے میں بتایا۔ حادثے کا سین ریکارڈ ہو گیا ہے جس میں تمہاری کار اور اس کا نمبر واضح دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا پولیس کو تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور وہ یہاں پہنچنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے تم فرار ہو جاؤ۔ کیا؟ فراز کا اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، خوف و دہشت سے اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فراز کی صورت رونے والی ہو گئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ سعید نے محاورہ بولا۔ وہ چند لمحوں تک سنجیدہ نظروں سے اس کی حالت سے محظوظ ہوتا رہا، پھر یکدم زور سے کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ تم کس لیے کہکہے لگا رہے ہو؟ فراز نے پوچھا۔ میری بے بسی پر؟ یار، تمہاری تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ مذاق؟ فراز کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہاں، فکر نہ کرو، جائے حادثہ یا قرب و جوار میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا، اس لیے تمہاری بچت ہو گئی ہے، سعید نے جواباً کہا۔ میں نے پوری طرح اطمینان کر لیا ہے۔ فراز کا دل چاہا کہ اس کو قتل کر دے، اس کے مذاق نے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ خفگی سے بولا، یار تو بہت برا ہے، تو نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن اسے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سعید سنجیدہ ہوا۔ لیکن مجھے نوجوان مزدور کے جاں بحق ہونے کا بہت دکھ ہے، نہ جانے اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہے، فراز نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، سعید نے کہا۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ میرے تو باپ کی بھی توبہ جو میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی لگاؤں، فراز نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سعید نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ پولیس حادثے کے متعلق تفتیش کر رہی تھی، لیکن اسے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس کے سبب وہ کار کے مالک تک پہنچ پاتی۔ جائے حادثہ سے قدرے فاصلے پر ایک عمارت پر
सीसीटीवी कैमरा तो नष्ट था, लेकिन जाए हादसा उसकी रेंज से कुछ दूर थी, इसीलिए पुलिस गोमगू की कैफियत में मुब्तला थी। अखबारात में रोजाना की बुनियाद पर इस हादसे के हवाले से खबरें शाया हो रही थीं, जो बादअज़ां बंद हो गईं। फराज भी आए दिन मुस्तरिब रहने लगा था। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या मजदूर के कत्ल के इल्जाम में उसे सजा हो जाएगी। इसी खौफ के बायस वो हर वक्त परेशान रहने लगा। इसकी भूख प्यास उड़ चुकी थी, रातों की नींद हराम हो गई थी। वो रात गए तक जागता रहता था, और अगर उसे नींद आ भी जाती तो वो हादसा डरावना ख्वाब बनकर उसे बेदार करने पर मजबूर कर देता। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। फराज को रात गए बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। वो 1 घंटा भी सो न पाया था कि ख्वाब में उसे पुलिस वाला दिखाई दिया, जिसके हाथ में हथकड़ी थी, और वो हथकड़ी लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, तुम कातिल हो, तुमने एक गरीब मजदूर की जान ली है, तुम सजा से नहीं बच सकते। नहीं नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगले ही लम्हे ख्वाब का मंजर बदल गया। अब की बार उसे मजदूर की बहनें और माँ दिखाई दीं। वो भी उसे बुरा भला कह रही थीं। फराज रोते हुए नफी में सर हिला रहा था कि ये हादसा उसने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगले ही पुल वो चीखता हुआ उठ बैठा। सर्द मौसम के बावजूद उसका चेहरा पसीने से तर था। वो बेहद घबराया हुआ था। उसने इधर उधर देखा। वो अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद था। उसने साइड टेबल पर रखे ग्लास में पानी डाला और एक ही सांस में पी गया। उसके बावजूद उसका सांस धोंकनी की मानन चल रहा था। वो खुद को पुरसुकून करने की बेहद कोशिश कर रहा था। फराज की चीख इतनी तेज थी कि उसकी आवाज तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर जाए नमाज उठाती। बेगम अमीरुद्दीन तक भी पहुंची थी। उन्होंने दहल के अपने सीने पर हाथ रखा और जाए नमाज तपाई पर रखकर कमरे से निकलीं और सीढ़ियां चढ़ती हुई फराज के कमरे तक पहुंचे। कबल उसके कि वो दरवाजे पर दस्तक देती, उन्हें फराज की आवाज सुनाई दी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तू जानता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब अखलाक का कसूर है। मैं शराब नहीं पीना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती पिला दी। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे इस बेसुकूनी से निजात दिला। मैं आइंदा कभी तेरे अहकामात की नाफरमानी नहीं करूँगा। फिराज के फूट फूट कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गईं कि फराज को अपनी गलती का एहसास हो गया, तभी वो परवरदिगार से माफ़ी मांग रहा है। वो काफ़ी देर दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुनती रहीं। वो मुसलसल रोते हुए दुआओं में गुम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ मादूम हो गई। शायद वो रोते रोते सो गया था। या अल्लाह, मेरे बेटे को सुकून अता फरमा, उसकी खता को मुआफ़ कर दे। वो बड़बड़ाती हुई सीढ़ियां उतरती चली गईं। वो इस हकीकत से कतई बेखबर थीं कि फराज ने नशे की हालत में एक मजदूर को टक्कर मारकर हलाक कर दिया है, और वो किसी गुनाह की माफ़ी मांग रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ फराज की हालत अजीब होती जा रही थी। हादसे के बाद उसका ज़हनी वो कल्बी सुकून जैसे गारत हो गया था। उस रात के बाद से उसकी अखलाक और असलम से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अलबत्ता सईद इसके साथ मुसलसल राब्ते में था। फिर वक्त गुजरता रहा और ये केस भी दब गया, लेकिन फराज के दिल को किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। जब जब मजदूर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, उसके घर वालों के बारे में सोच आती, तो वो खुद को कसूरवार कहने पर मजबूर हो जाता। इसकी वजह से घर का वाहिद कफील इस दुनिया से चला गया था। अब न जाने उसकी माँ बहनों का क्या हाल होगा, वो कैसे गुजर बसर कर रही होंगी। यही वजह थी कि काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। चुनांचे उसने मैनेजर को हिदायत दी, अपना सेल फोन और कार की चाबियां उठाए और घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि बेगम अमीरुद्दीन का फोन आ गया। जी अम्मी जान, उसने सादतमंदी से कहा। बेटा, तुम्हारी बहन फुरहत आई है, बेगम अमीरुद्दीन ने कहा। मुलाजमा के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो वो चली गई है। तुम किसी के हाथ गोश्त तो भिजवा दो। अम्मी जान, मैं खुद आ रहा हूं और गोश्त लेता आऊंगा, उसने जवाबन कहा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अम्मी जान, बस आज काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, उसने कहा, इसलिए सोचा कि ऑफिस से छुट्टी कर लूं। ठीक है, चलो गोश्त लेते आओ।
رابطہ منقطع ہونے پر فراز نے سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گوشت خرید کر وہ گھر پہنچا تو اس کا بھانجا اور بھانجی ماموں آ گئے کہتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ وہ ان سے فارغ ہونے کے بعد فرحت باجی سے ملا۔ وہ اس سے 4 سال بڑی تھیں۔ اس کو دیکھ کر تعجب سے بولے، خیر تو ہے، دبلے ہوتے جا رہے ہو؟ نہیں باجی، اتنے دن بعد دیکھا ہے نا آپ نے، فراز نے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ بھائی صاحب نے یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ اجازت دی ہے تو آئی ہوں نا۔ وہ بھی زیر لب مسکرائیں۔ پھر وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ فراز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، چہرہ بھی میک اپ سے عاری تھا، اس کی سادگی میں بے پناہ حسن تھا۔ وہ ان سب کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، فراز نے جواب دیا۔ پھر وہ دھیمی آواز میں فرحت سے مخاطب ہوا، باجی یہ کون ہے؟ یہ میری ملازمہ شمیم کی بیٹی راہیلہ ہے۔ شمیم پچھلے ہفتے فوت ہو گئی تھی، فرحت نے بتایا۔ بیچاری اپنے بیٹے کی ناگہانی موت کا اثر دل پر لے گئی تھی۔ اس کا بیٹا ایک کار حادثے میں مر گیا تھا۔ فراز دھک سے رہ گیا۔ یک لخت اس کا دھیان اس مزدور کی طرف چلا گیا۔ فرحت مسلسل بول رہی تھی، بیچاری کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رشتہ داروں نے بھی اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس نے مجھ سے بات کی تو میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرے گی۔ فراز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو دل غم کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک نہیں 2 انسانی جانیں لی ہیں۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ راہیلہ سے نظریں ملا پاتا۔ چنانچہ وہ سب کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واش میں جا کر اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اخلاق، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ کیا کروں؟ اس کی آواز واش روم میں گونجتی چلی گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو ساکت کھڑا رہ گیا۔ دروازے پر فرحت سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آپ، وہ بمشکل بولا۔ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دراصل وہ کسی کام سے اس کے پاس آئی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ جانے لگی تھی کہ واش روم سے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر تو دم بخود ہی رہ گئی تھی۔ جج، جی، دم بخود ہونے کی باری اب فراز کی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ یہاں آ کر بیٹھو اور مجھے پوری بات بتاؤ، فرحت نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ فراز ہونٹ بھینچے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرحت بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ لمحاتی توقف کے بعد فراز نے سر اٹھایا اور پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ آخر میں وہ رو پڑا۔ باجی، خدا کی قسم، میں نے دوستوں کو بہت منع کیا تھا لیکن کہتے کہتے وہ رک گیا کیونکہ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں باجی، میں اپنے غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کیسے کروں۔ راہیلہ کی ماں زندہ نہیں رہی، باپ بھی نہیں ہے، ورنہ میں خود ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتا۔ فرحت توقف کے بعد بولی، اب بھی ازالہ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ فراز نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں صاف کرتے ہوئے مستفسر ہوا۔ وہ کیسے باجی؟ فی الحال فریش ہو کر آ جاؤ، اس بارے میں شام کو بات کریں گے، فرحت نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ فراز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں بہن بھائی اس وقت اپنے ہرے بھرے لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ فرحت نے بیگم امیر الدین سے مشورہ کرنے کے بعد ہی فراز سے بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر فراز حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ نگہت اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے وہ پڑھائی میں مصروف تھی، جبکہ راہیلہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے؟ اس میں پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، فراز نے نفی میں گردن ہلائی۔
لیکن کیا راہیلا مان جائے گی؟ تم اس کی فکر چھوڑو، فرحت نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس سے بات کر لوں گی، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتی، میری نظر میں اس سے بہتر ازالہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے امی کو اعتماد میں لے کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، اور ویسے بھی راہیلا پڑھی لکھی، سلیقہ مند، سمجھدار اور خوبصورت ہے، گھرداری بھی اسے آتی ہے۔ فراز نے بیگم امیر الدین کی طرف دیکھا، انہوں نے ہولے سے سر ہلا دیا، تو اس نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس نے ماں سے حادثے والی بات چھپائی تھی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ کیا راہیلا کو پتا ہے کہ اس کا بھائی یاسر میری کار کی ٹکر سے جاں بحق ہوا تھا؟ لمحاتی توقف کے بعد فراز نے فرحت کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، فرحت نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کوئی فائدہ نہیں، فرحت نے کہا۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ تمہارا بھائی میرے بھائی کی کار سے جاں بحق ہوا ہے تو وہ سیکھ پا ہو سکتی تھی، اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی نظر میں تم قاتل ہو، وہ تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائے گی، چاہے تم سے انجانے میں یہ حادثہ ہوا ہو۔ تو پھر آپ نے اسے کیسے راضی کیا؟ میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھو راہیلا، اس دنیا میں اب تمہارا کوئی نہیں رہا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، اکیلی تم نہیں رہ سکتی، تمہارے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے کہ تم گھر کا کرایہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات بھی پورے کرو، لہٰذا تم شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ اس طرح نہ صرف تمہیں شیلٹر مل جائے گا بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جاؤ گی۔ میں ایک نوکرانی ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ راہیلا نے کہا۔ میں تو ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہوں، میرا بھائی فراز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم فراز کے لیے دلہن تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہیں دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بہرکیف میں اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ فرحت نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آپ دنیا والوں کو کیا بتائیں گی؟ فراز نے پوچھا۔ کہ میں نے امیر لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک غریب نوکرانی سے شادی کر لی۔ دنیا کی فکر چھوڑو، فرحت نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ دنیا والوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ ہم یہی شو کریں گے کہ راہیلا ہماری دور پرے کی کزن ہے۔ پرسوں جمعہ کو تمہارا راہیلا کے ساتھ نکاح ہے۔ اور فراز نے خاموشی سے سر جھکا دیا کہ اپنے جرم کے ازالے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا۔